इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन क्या वही पूरा सच होता है? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मुगल साम्राज्य की। कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये अपने चरम पे पहुंचा और अंत में क्यों और कैसे इसका पतन हुआ। साथ ही कुछ ऐसी अनकही सच्चाइयां भी सामने लाएंगे जो शायद ही आपको पहले किसी ने बताई हो। मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में पड़ी जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे, लेकिन क्या आप जानते हैं बाबर कभी भी भारत को अपना असली घर नहीं मानता था। हाँ, उसने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए यहाँ पे एक स्थायी साम्राज्य का निर्माण जरूर किया हो, लेकिन उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी यह लिखा है कि उसे यहाँ की गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह यहाँ भारत बसने तो नहीं आया था, क्योंकि उसे हिंदुस्तान को लूटने आया था और उसे यहाँ के खजानों से बहुत प्यार था। इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ भारत में यहाँ से धन अर्जित करने आया था। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि बाबर भारत में क्यों रुका। बाबर ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए यहाँ के लोगों का भरोसा जीतने की नीति अपनाई, लेकिन जब वह वापस काबुल लौटने की योजना बना रहा था, तभी लाहौर से गुजरते हुए उसकी मृत्यु हो गई। अगर हम लोग बात करें पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद, तो जो बाबर ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी वह खानवा के युद्ध 1527 में था, जो महाराणा प्रताप के पिताजी राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। बाबर को सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान के वीर योद्धा राणा सांगा से मिली, जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, जिसमें बाबर की तोपों और घुड़सवार सेना ने निर्णायक जीत हासिल की। राणा सांगा इस युद्ध में घायल होकर बच निकले और पुनः सेना जुटाने लगे, लेकिन उनके ही लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया और उन्हें जहर दे दिया। बाबर की सफलता का एक बड़ा कारण उसकी नई युद्ध नीति थी। उसने भारतीय युद्ध प्रणाली में पहली बार घुड़सवार सेना और बारूद तोपों का कुशल प्रयोग किया, जिससे छोटे राजाओं का तो अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन वह एक सशक्त शासक साबित नहीं हुआ। उसे अफगान नेता शेर शाह सूरी से हारकर भारत छोड़ना पड़ा और वह ईरान चला गया। बाद में उसने अपनी सेना दोबारा जुटाई और दिल्ली पर कब्जा किया। वह इसका जश्न बना पाता उसके पहले ही कुछ समय बाद अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ही उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में हमें एक लोक कथा सुनने को मिलती है कि राणा सांगा की विधवा पत्नी रानी कर्णावती बहादुर शाह के आतंक से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने हुमायूं को राखी बेचकर उनसे मदद मांगी और हुमायूं ने तुरंत उनकी मदद की और बहादुर शाह को वहां से मारकर भगाया। ये लोक कथा का विवरण हमें वहां के उस समय के किसी भी लेखकों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि ये कहानी सच ना भी हो। हुमायूं बाबर इतना तो ऊर्जावान नहीं था, लेकिन वह एक कुशल शासक था। लेकिन जब वो शेर शाह सूरी से हारा, तो फिर उसकी वो कुशल शासक की जो उसकी पदवी थी वह भी उनसे छीन गई, क्योंकि वह शेर शाह सूरी से बहुत बुरी तरीके से हारा, जिससे पता चलता है कि वह एक श्रेष्ठ सेना नायक तो नहीं था। हाँ, उसने बहादुर शाह से बहादुरी से युद्ध किया हो, लेकिन चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी से हारने के बाद उसके भारत में बहुत अपमानजनक चीज़ें साबित हुई। लेकिन जब वह दिल्ली पर दोबारा से पुनः जीत हासिल करता है, उसके बाद से उसकी चीज़ें बदल जाती है। इसलिए हम लोग अगर हुमायूं के चरित्र को देखें, तो उसका चरित्र बहुत ही रोमांचक रहा। वह पहले अमीर से गरीब बना और गरीब से फिर अमीर बना। हुमायूं के बाद अकबर ने सत्ता संभाली, लेकिन उससे पहले युद्ध लड़कर दिल्ली को दोबारा जीतना पड़ा, क्योंकि हुमायूं के मरने के बाद दिल्ली पर राजा हिमू ने आक्रमण कर दिया और वो दिल्ली पर अपना पैर जमा पाता, इससे पहले ही बैरम खान ने अपनी सेना को लेकर दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया। बैरम खान मुगलों के सबसे वफादार सेनापति थे। उन्होंने तुरंत अकबर को गद्दी पर बैठाया और उनके नेतृत्व में एक सेना निकाली मुगल टुकड़ी और वह दिल्ली की ओर चल पड़े। अकबर की उम्र मात्र उस समय 13 वर्ष की थी, इसलिए वो सेना की कमान तो नहीं संभाल सकते थे, इसलिए बैरम खान ने ही सेना की कमान संभाली। राजा हिमू अभी तक 22 लड़ाइयां लड़ चुके थे इसके पहले, जिसमें से वो एक भी लड़ाई नहीं हारे थे और वह ये लड़ाई भी नहीं हार रहे थे। उनका पलड़ा भारी था, लेकिन इत्तेफाक से एक तीर आकर उनकी आंख में लगी और वह वहीं गिरकर बेहोश हो पड़े, और जिसके द्वारा मुगलों ने उनको पकड़कर वहीं उनको मार दिया। जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि अकबर की उसमें किस्मत अच्छी थी, जिसके वजह से वह उतनी छोटी उम्र में भी यह युद्ध बैरम खान की सहायता से जीत गए। अकबर ने भारत को एकजुट करने के लिए राजपूतों से संधियां की, प्रशासनिक सुधार किए और एक नया धर्म दीन ही इलाही चलाने की कोशिश की। उन्होंने पूरे राजस्थान के सभी अधिकांश राजपूत राजाओं की जीत हासिल की और उनके राज्य को संधियां करके या उन पर जबरी आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन एक ऐसा राज्य था मेवाड़, जिस पे अभी भी मुगल अपना आधिपत्य नहीं जमा पा रहे थे, क्योंकि मेवाड़ किसी और का नहीं बल्कि राजपूतों में सबसे महान महाराणा प्रताप का राज्य था।
मेवाड़ के महाराणा प्रताप कभी भी मुगल अधिराज्य को स्वीकार नहीं हो रहे थे, इसलिए उनके और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप को हार हुई। लेकिन महाराणा प्रताप हारने के बाद भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और फिर उसके बाद उन्होंने अधिकांश मेवाड़ को वापस से जीत लिया। जब तक महाराणा प्रताप जीवित रहे तब तक उन्होंने मेवाड़ को मुगलों से दूर रखा। अकबर के बाद जहांगीर सलीम का युग आता है, लेकिन जहांगीर सलीम के शासनकाल में उतनी कोई खास चीज़ें हुई नहीं थी, इसलिए उसके बाद हम बात करते हैं शाहजहां के। शाहजहां के शासनकाल को कला और वास्तुकला का स्वर्णकाल माना जाता है। उसने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतें बनवाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इमारतें वास्तव में नव निर्माण थे या पहले से मौजूद संरचनाओं पर कब्जा कर इन्हें नया रूप दिया गया था? इसके बाद औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने भाइयों की हत्या कर दी और अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया। उसने अत्यधिक धार्मिक कट्टरता अपनाई, जिससे हिंदू और सिखों शासकों के साथ उसका संघर्ष बढ़ा। उसके शासनकाल में मराठा साम्राज्य, गुरु गोविंद सिंह और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी उभरने लगी, जिससे मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। अगर हम लोग मुगल साम्राज्य की बात करें तो हमें बताया गया है कि मुगलों ने भारत में महान इमारतें बनवाई, लेकिन सच्चाई यह है कि कई किले और महलों का निर्माण पहले से हो चुका था। कुतुब मीनार, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जोड़ा जाता है, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था, उसका भी आधार वास्तव में पहले से मौजूद था। कई हिंदू मंदिरों को मस्जिदों में बदला गया, जिसके प्रमाण हम आज भी देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर हुआ। उसके सारे उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और दिल्ली की सत्ता सिर्फ नाम मात्र की रह गई। मराठों की बढ़ती ताकत ने मुगलों को कमजोर कर दिया। अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया और 1803 तक दिल्ली पर उसका नियंत्रण हो गया। अंग्रेजों के बाद 1857 की क्रांति में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और रंगून यानी बर्मा भेज दिया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही भारत में मुगलों का आधिकारिक अंत भी हो गया। अगर हम लोग निष्कर्ष की एक बात करें तो मुगल साम्राज्य सिर्फ युद्ध और सत्ता संघर्ष का इतिहास नहीं था। इसमें कला, संस्कृति और प्रशासनिक सुधार भी शामिल है, लेकिन आंतरिक संघर्ष, आर्थिक कुप्रबंधन और बाहरी आक्रमणों ने इसे खत्म कर दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या मुगलों ने भारत को समृद्ध किया या इसे लूटा? क्या उनका शासन न्यायपूर्ण था या सिर्फ आक्रामकता थे? इन सवालों का जवाब आप खुद तय करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप ऐसे अनसुने और सच्चे इतिहास को जानना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली बार हम किसी और छिपे हुए इतिहास के सच से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों